औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास पेपर के एमसीक्यूज को। ये एमसीक्यूज बेटा हेल्पफुल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या अपने किसी भी लाइसेंसिंग एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इन वीडियो लेक्चर्स में जब हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे तो और भी कुछ चीज़ों को हम साथ साथ समझ रहे होंगे और आपको अपने एग्जाम में अपेयर होने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। पहला सवाल बेटा हमारे सामने स्क्रीन पर है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। मैं यहां पर अगर आपको समझाता चलूं तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक पढ़ी हमने जिसमें हम कलर की मदद से मुख्तलिफ पिगमेंट्स को सेपरेट कर रहे थे। और इस क्रोमेटोग्राफी की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। हम कहते हैं कलर क्रोमेटोग्राफी होती है सर हमारे पास, हम कहते हैं सर पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है हमारे पास, HPLC है, GC है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, उनमें से एक टाइप है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब बात हो रही है आयंस की, तो आयंस में क्या होता है बेटा? आयंस में सर होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो जब आप आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो वो बेस करेगी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर। अगर हम बेटा बात कर रहे होते कॉलम क्रोमेटोग्राफी की तो शायद हम इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयंस की बात करते। अगर हम TLC की बात कर रहे होते तो शायद हम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात करते। अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते तो शायद हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करते। याद रहे, एमसीक्यूज डिस्कशन का फायदा ये होगा कि अगर हम एक वीडियो लेक्चर में 10 एमसीक्यूज भी मिसाल के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली हम 40 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि हर ऑप्शन से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं हमारी नजरों से वो भी गुजरेगा। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। याद करने वाली चीजें कभी कभी हमारी नजरों से या तो गुजरती नहीं है या फिर हमें वो एग्जैक्टली याद नहीं रहती है। वीडियो लेक्चर्स में जब वो हमारी नजरों से गुजरती है तो हमें याद रह जाता है। सवाल है, फॉर अ टिपिकल एडसॉर्बेंट सच एज सिलिका जेल द मोस्ट पॉपुलर पोर डायमीटर इज। तो एक बात ये याद हो गई आपको कि सर सिलिका जेल हमारे पास एडसॉर्बेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका साइज कितना होता है सर? इसका साइज होता है हमारे पास 60 से 100 एंगस्ट्रॉम तक। तो इस बात को बेटा याद रखिएगा कि इसका जो पोर डायमीटर है वो इस रेंज में होता है। अब सवाल है, इन रिवर्स फेस HPLC देयर इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसके रिवर्स फेज के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें दो फेजेस हैं, एक जो फॉरवर्ड की तरफ जाता है और एक जो बैकवर्ड की तरफ जाता है। जब वो रिवर्स होता है तो बेटा इसका आंसर होता है पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर कॉलम। और अगर सवाल होता फॉरवर्ड तो अब जवाब होता आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी इज द मेजर ऑफ। देखो एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक्स भी मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। लफ्ज मोलर कह रहा है ना, मोलर का मतलब है मोलैरिटी की तरफ जा रहा है और मोलैरिटी का मतलब कंसेंट्रेशन होता है मोल्स पर डीएम क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब पर यूनिट कंसेंट्रेशन इज द राइट आंसर। फिर सवाल है, यूवी visible spectroscopy of organic compound is usually concerned with which electronic transition। तो सर ये N से पाई स्टेरिक और पाई से पाई स्टेरिक हम इसको पढ़ते हैं, यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ये ट्रांजिशन आप लोगों को यूवी स्पेक्ट्रोमीटर की बेटा याद रखनी है। दैट्स द करेक्ट आंसर। फिर आता है, फॉर अ मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब IR why must the molecules vibration cause fluctuation in the dipole moment। तो पहले मैं ये समझाता चलूं कि डायपोल मोमेंट क्या होती है। बेटा डायपोल मोमेंट का मतलब है दो चार्जेस के दरमियान मूवमेंट। जैसे HCl है, इसमें डायपोल मोमेंट होती है। लेकिन अगर मैं कहता हूं CO2 तो उसमें डायपोल मोमेंट नहीं होती। आइए एक बात याद कर लेते हैं कि जब भी सर मॉलिक्यूल्स हमारे पास सिमेट्री में होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, तो उनकी डायपोल मोमेंट जीरो होगी और अगर वो एसिमेट्रिकल होंगे तो उनकी कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगी। अब जवाब क्या है? पहला ऑप्शन है, बिकॉज अ चेंज इन डायपोल मोमेंट लोअर्स द एनर्जी, बिकॉज फॉर एब्जॉर्प्शन टू अकर रेडिएशन मस्ट इंटरैक्ट, because fluctuation in the dipole moment allow the molecule to deform by bending and stretching। sir this is the correct option। चूंकि ऐसा ही होता है जब डायपोल मोमेंट आती है मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म होंगे यानी ओरिजिनल शेप छोड़ देते हैं अपनी और वो बेंड और स्ट्रेच होते हैं। फ्लोरेसेंस अकर व्हेन, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है चमक। चमक कब आती है? फोटोन कब निकलता है? आप कहते हैं सर एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आए तो फोटोन निकलता है। अब सर यहां पर तो हमें एक से ज्यादा ऐसे ऑप्शन नजर आ रहे हैं जिसमें आप बात कर रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में आता है एक्साइटेड में, लेकिन ये बात आपको याद है कि एक्साइटेड स्टेट हमेशा सिंगलेट होती है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में बात मेंशन की हुई है कि सिंगलेट स्टेट से वो वापस आता है और फोटोन के तौर पे आपको नजर आता है। फिर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स गिव्स कंसंट्रेशन डिपेंडेंट सिग्नल्स।
यानी ऐसा कौन सा डिटेक्टर है जो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, थर्मल कंडक्टिविटी, कितनी हीट है उस पर डिपेंड करता है, इंफ्रारेड आईआर को डिटेक्ट करता है। तो सर ये तो सारे के सारे ऑप्शंस हैं, सो ऑल ऑफ दीज द राइट आंसर। फिर सवाल है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चे समझते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी सिर्फ गैस को एनालाइज करने के लिए होती है, लेकिन नहीं, गैस क्रोमेटोग्राफी में आप सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों को एनालाइज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं सर ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। Helium is generally preferred as carrier gas over nitrogen and hydrogen because देखो एग्जामिनर भरपूर चाहता है कि आप मिस्टेक करो, तो वो शुरू का जो ऑप्शन आपको देता है ना पहला, वो आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है, लेकिन आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने होते हैं। और जब कभी भी याद रखिएगा आप एमसीक्यूज बेस्ड पेपर देते हैं और आपको ऑल ऑफ देम या नन ऑफ देम नजर आता है, तो आप उस सवाल को जरा इत्मीनान और एहतियात से पढ़िएगा। उसमें जवाब शायद ऑल ऑफ देम और नन ऑफ देम होता है। इट इज इनर्ट, यस इट इज इनर्ट। इट हैज लो विस्कोसिटी, यस इट हैज लो विस्कोसिटी। अब बच्चे सवाल करते हैं सर क्या गैस की भी विस्कोसिटी होती है? जी, गैस की भी विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी का मतलब तो हिंड्रेंस होता है ना, वो किसी भी फ्लो के अगेंस्ट हो सकता है। इट डबल एफ पार्टी गैस फॉर बलून एंड फनी वॉइसेस। सो सर ये सारी बातें ठीक हैं, तो हमने कहा ऑप्शन नंबर जी ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ डिक्रीजिंग द कॉलम इंटरनल डायमीटर? कॉलम का इंटरनल डायमीटर अगर हम कम करेंगे तो क्या कैपेसिटी बढ़ेगी? नहीं, लेकिन ऐसा करने से रेजोल्यूशन बढ़ेगी। अब रेजोल्यूशन क्या होता है मैं आपको आसान लफ्जों में बेटा अगर समझाऊं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो डेली लाइफ एग्जांपल्स दूं जिनसे आप इजीली इस बात को समझ सकें। सपोज कीजिए आपने मोबाइल में एक तस्वीर खींची और अब उसको आप लैपटॉप पे ले गए और आपने उसको मैग्नीफाई किया, तो आप देखते हो कि वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। मैं कह सकता हूं उसके पिक्सल्स फट रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि उसकी रेजोल्यूशन आपने जब मैग्नीफाई कर दिया तो खराब हो गई है। मोबाइल में देखते हैं सही नजर आती है, इसका मतलब अगर कम डायमीटर पर तस्वीर देखेंगे तो सही नजर आएगी, अगर ज्यादा डायमीटर पर तस्वीर देखेंगे तो ब्लर नजर आएगी, रेजोल्यूशन फट जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इफ यू डिक्रीज एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग द रेजोल्यूशन। Which of the following are not used as a stationary phase? यानी इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता? याद करने वाली बात है सर, इट इज सिलिका जो इस्तेमाल नहीं किया जाता। Most medicines are made up of active pharmaceutical ingredient and various excipient. Which of the following is not possible? ये जो not possible वाला सवाल है, इसको भी आपको 2 से 3 मर्तबा पढ़ना जरूरी है, चूंकि not possible वाले सवालात में हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो जी क्या पॉसिबल नहीं है? अगर आप पढ़ते हो ऑप्शन नंबर सी को तो आप देखते हो कि सर द एपीआई एंड एक्सिपिएंट एक्सर्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इज इट ट्रू? क्या एपीआई और एक्सिपिएंट दोनों फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं? नो सर, सिर्फ एपीआई प्रोवाइड करता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। Which one of the following is an example of chemical modification of active pharmaceutical ingredient? इनमें से कौन सा हमारे पास एग्जाम्पल है केमिकल मॉडिफिकेशन की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की? तो सर ऑप्शन नंबर बी, कंबाइनिंग अ बेसिक एपीआई विद सिट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सिट्रेट सॉल्ट। सॉल्ट बनेगा चूंकि एसिड से जब आप बेस मिलाते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। तो सवाल है सेलेक्ट द आंसर दैट कंटेन वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी पहले डाइल्यूएंट हो, फिर डिसइंटीग्रेंट हो, फिर बाइंडर हो, फिर ग्लाइडेंट हो। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखता हूं तो लैक्टोज हमारे पास डाइल्यूएंट है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट जिसे आप प्राइमोजेल के नाम से भी जानते हैं डिसइंटीग्रेंट है, पीवीपी जिसे हम पॉलीविनाइल पॉविडोन कहते हैं, मुख्तलिफ ग्रेड्स में अवेलेबल होता है, K30 में भी होता है, इसे हम कहते हैं सर ये बाइंडर है। और कोलाइडल सिलिका ये हमारे पास एरोसोल 200 के नाम से भी मिलता है, इसे हम कहते हैं सर ये अच्छा ग्लाइडेंट है। जब ड्राई सिरप वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोगों ने इंडस्ट्री में काम किया हुआ या हमारी इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप का पार्ट थे तो उन्हें ये बातें बड़े अच्छे से याद है। अब हम सुनते हैं सर इस पेपर में न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो न्यूमेरिकल कैसे करने? देखो न्यूमेरिकल में भी आपकी अप्रोच देखी जा रही होती है कि आप किस तरह से उसको सॉल्व करने की सलाहियत रखते हो। सवाल है इफ 25 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑक्यूपाई 20 cm क्यूब इन अ मेजरिंग सिलेंडर, व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है सर? डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कैलकुलेटर बगैर भी सॉल्व करना पड़ गया तो वो तरीका भी आपको बता दूं कि 20 को अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ये 5 और 20 का क्या ताल्लुक है सर? 5 और 20 का ताल्लुक है 4 टाइम्स, यानी 5 मरतबा 4 मरतबा 5 मिलाते हैं तो 20 बनता है। तो ये 5 इसका चौथा हिस्सा हो गया, चौथा हिस्सा होता है 0.25, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.25। वैसे तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सूडोप्लास्टिक लिक्विड?
अब सूडो का मतलब तो फॉल्स होता है। सूडो प्लास्टिक लिक्विड की एग्जांपल में बेटा हमारे पास आता है ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है जब आप उस पर रेट ऑफ शेयर बढ़ाते हो। मैं अक्सर इसमें एग्जांपल देता हूं वैसलीन की, कि अगर आप उसको बहुत ज्यादा रब करते हो, मसलते हो, तो वो कितना लिक्विड या चिकनाहट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ कि आप उस पर रेट ऑफ शेयर इंक्रीज कर रहे हो। Another numerical, what is the kinematic viscosity of a liquid that has a density of 1.2 gram centimeter inverse and a dynamic viscosity of 2 centipoise? अब इसका सही जवाब है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 6। लेकिन आप सोचेंगे सर सही जवाब कैसे है, तो इसका एक्सप्लेनेशन बेटा देखिएगा यहाँ पर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी V आपको मालूम करनी है और इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी, जिसको आप इन सिंबल से शो करते हैं, और ये दोनों चीजें आपको दी गई हैं। लेकिन सबसे पहले हम कहते हैं कि सर इन्हें कंपैरेबल यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर्स हमें दिए हुए हैं उन आंसर्स में हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। तो हमने 1.2 ग्राम पर सीएम क्यूब को कन्वर्ट किया 1200 किलोग्राम मीटर क्यूब पर, और 2 सेंटीपॉइस को हमने कन्वर्ट किया 0.002 पर। जब हम इसे डिवाइड करते हैं फॉर्मूला हमारे पास आता है सर n यानी डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी, तो हमारे पास बेटा आंसर आता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो ये सिंपल आप डिवीजन कर रहे होते हैं विद योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर राउल्स लॉ। अगर आपने लिक्विड्स पढ़े हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको याद हैं, तो राउल्स लॉ आपको याद होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सी बात सही नहीं है व्हेन इट कम्स टू राउल्स लॉ। हम कहते हैं सर द बिहेवियर प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये बात गलत है, चूंकि इसकी बुनियाद यही थी कि द बिहेवियर प्रेडिक्ट बाय राउल्स लॉ इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज्यादा फोर्सेस थी उतनी ज्यादा आपके पास अट्रैक्शन बढ़ रही थी। Gases do not have a role in which of the following pharmaceutical operation? इनमें से कौन सी फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन में गैस का कोई काम नहीं है? सर मेल्टिंग में गैस का कोई काम नहीं होता। मेल्ट होती है जब चीजें, इसके अलावा लाइफोलाइजेशन, डिस्टिलेशन और सरफेस एरिया में इसका काम होता है। Which of the following is an expression of Van Hoff equation? आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को मैंने एक सिलेबस भेजा था जिसमें तमाम चीजें मौजूद थी और उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट करके बताए थे कि ये सारे इम्तिहान के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, किसमें से कितना परसेंट आएगा। उसमें फार्मास्यूटिक्स में वन ऑफ इक्वेशन मौजूद थी, आपने इस इक्वेशन को याद करना है, दैट इज ln k इज इक्वल टू। अब कुछ चीजें आपने याद रखनी, और कितना बेहतरीन हो जाएगा कि इन पास पेपर्स की सीरीज में जब आप बहुत सारी वीडियोज देख लेंगे और उसी में से इम्तिहान के सवालात आपके पास आएंगे। Which one of the following is best description of a protogenic solvent? इनमें से कौन सी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट की? सर ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखते हैं, या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट विच डोनेट्स प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनर होता है उसे हम कहते हैं वो प्रोटोजेनिक है। इलेक्ट्रोजेनिक होता तो वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करने वाला होता। अच्छा, अगर मैं सवाल को थोड़ा सा मुश्किल कर दूं और पूछूं कि ये एसिड्स होंगे या बेसिस होंगे, तो अब क्या जवाब देंगे? हम कहते हैं सर लॉरी ब्रॉन्सन थ्योरी के मुताबिक वो जो डोनेट करता है प्रोटॉन को वो एसिड होता है। तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स क्या होंगे? एसिड्स होंगे। यानी ये भी हम इसको ट्विस्ट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सवाल है बेटा, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl द pH was found to be 4.18. What is the concentration of HCl in this solution? यानी हर मर्तबा क्या होता था, फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, आपको कंसंट्रेशन दी जाती थी, पीएच मालूम करते थे। इस मर्तबा सवाल को रिवर्ट कर दिया, आंसर इसका 6.66 है। लेकिन जरूर आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर 6.66 आंसर हमारा कैसे आ सकता है। हम कहते हैं सर अब आपको रिवर्ट कर देना पड़ेगा फॉर्मूला, जो आपके पास फॉर्मूला मौजूद था। अब आप 10 की पावर -418 का लॉग ले रहे होंगे, जो आपके पास आएगा 6.6 एक्सपोनेंट -5। और अगर मैं ये भी आपको बताता चलूं कि लॉग पर अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो इसी यूट्यूब पर अगर आप लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट लॉग विदाउट कैलकुलेटर बाय साकिब कुरैशी, तो आपके पास 2 वीडियोस खुलेंगे, उनको एक बार देख लें कि बगैर कैलकुलेटर हम इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सी बात सच लिखी हुई है? अगर आप इन तमाम बातों को पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि सर जो बी ऑप्शन में बात लिखी हुई है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉल्यूशन इनटू विच इट इज प्लेस्ड, तो ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपने किसी बेसिक सॉल्यूशन में रख दिया तो अब एसिड की स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी, अब वो एक बेस बन चुका है।
Which of the following statement about rate of dissolution of solid API into aqueous biological environment? Increasing in the particle size, increasing in the dissolution rate, resulting in a क्विकर ऑनसेट ऑफ एक्शन। जितना ज्यादा बेटा डिसोल्यूशन रेट हो रहा होगा उतनी ज्यादा हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी और ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक या फास्टर हो जाएगा। बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि इस वक्त ये जो क्वेश्चंस हमने देखे ये तमाम के तमाम हमें बिल्कुल क्लियर है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आप तमाम से दरखास्त है कि अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो डायरेक्टली देख सकें इसे। और आपसे भी दरखास्त है कि आप भी चैनल को विजिट करते रहा करें ताकि आप भी कोई वीडियो मिस ना करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।